आज हम पर्याप्त कार्यशील पूंजी के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्याप्त कार्यशील पूंजी प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मोटे तौर पे यदि मैं समझाऊं कि यदि हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी नहीं होगी तो हमारी मशीनों पे कार्य रुक जाएगा, क्योंकि हम यदि श्रमिकों को मजदूरी नहीं दे पाएंगे तो वो कार्य नहीं करेंगे। कच्चा माल हम समय पे नहीं देंगे तो मशीनें नहीं चल पाएंगी। इसी तरह यदि हम विक्रेताओं को समय पे भुगतान नहीं किया तो वो हमें माल की सप्लाई नहीं करेंगे। अंशधारियों को हमने समय पे लाभांश वितरित नहीं किया तो शेयर मार्केट में हमारी इमेज बिगड़ जाएगी। और इसी तरह अन्य कई कारण होते हैं जो पर्याप्त कार्यशील पूंजी के महत्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्था का लाभदायकता बहुत कुछ सीमा तक उपलब्ध कार्यशील पूंजी की मात्रा में करती है। और ये जो उपलब्ध कार्यशील पूंजी है वो किसी भी संगठन का ऊर्जा का स्रोत होती है, क्योंकि बिना कार्यशील पूंजी के कोई भी संस्था अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला पाता है। यदि हम पॉइंट वाइज देखें तो पहला है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। यदि हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो हम जैसे ही विक्रेताओं से माल खरीदेंगे हम तुरंत उनको भुगतान कर सकते हैं। हमें भुगतान करने में कोई असुविधा नहीं होगी, तो हम नियमित रूप से विक्रेताओं से माल ले सकते हैं। दूसरा है नगद छूट का लाभ। जब हम विक्रेताओं से खरीदे हुए माल का तुरंत भुगतान कर देते हैं तो हमें नगद छूट मिलती है, और नगद छूट से हमारे माल की लागत कम हो जाती है। और जब कम मूल्य पे माल आता है तो नेचुरली उसके द्वारा उत्पादित माल की लागत भी कम आती है, तो विक्रय मूल्य कम हो जाता है। और विक्रय मूल्य कम होने पर हम अपने ग्राहकों को सस्ता माल दे पाते हैं, जिससे हमारी विक्रय में वृद्धि होती है। पर्याप्त लाभांश का वितरण। जो लाभांश बांटा जाता है वो भी नगद में ही बांटा जाता है। यदि हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी नहीं है तो हम अपने अंशधारियों को लाभांश नहीं दे पाएंगे। हमारे लाभ होते हुए भी हम उसको पुनः विनियोग करेंगे, जो कि अंशधारियों में एक नया अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और यदि हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी होगी तो हम समय पे जैसे ही लाभांश आएगा हम उसका लाभांश वितरण कर पाएंगे, जिससे अंशधारियों में भी संतोष रहता है और बाजार में संस्था की प्रतिभूतियों का मूल्य भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट, ऋण क्षमता और साख में वृद्धि। पर्याप्त कार्यशील पूंजी जिन संस्थाओं के पास होती है उनकी ऋण क्षमता और साख में भी वृद्धि होती है। ऋण क्षमता इसलिए अच्छी होती है कि कोई भी तृतीय पक्षकार का कभी भी कोई भी पैसा समय पे देने से नहीं अटकता, क्योंकि पर्याप्त कार्यशील पूंजी है। जैसे ही ड्यू डेट आती है हम उनका पैसा निकाल के दे देते हैं। और उसी से हमारी साख में भी वृद्धि होती है कि जब हमने किसी का भी पैसा बैड डेबिट्स नहीं किया है या हमने देर से भुगतान नहीं किया है तो बाजार में ये साख बन जाती है कि यह व्यक्ति समय पे पैसा देता है और समय पे उधार लेता है तो समय पे चुका देता है, तो हमें बाजार से आसानी से क्या पैसा मिल जाता है। बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा। जब हम कभी भी बैंक जब हमको पैसा उधार देता है तो हमारी स्थायी और कार्यशील पूंजी अर्थात बैलेंस शीट का अध्ययन करता है, और बैलेंस शीट का अध्ययन करके वो हमारी तरल संपत्तियों को देखता है। हमारी यदि अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास पर्याप्त है, तो बैंक हमें असुरक्षित मतलब बिना जमानत के भी ऋण देने को तैयार हो जाता है। अप्रत्याभूतित ऋण देने में हमको सहायता मिलती है, क्योंकि चालू संपत्तियों का चालू दायित्व आधिक्य, जिसे हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, एक उत्तम प्रतिभूति मानी जाती है। अनुकूल अवसरों का लाभ। व्यवसाय में
कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और हमारे पास यदि पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो हम उन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे अचानक हमारे पास बड़ा ऑर्डर आ जाए और हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो हम उस ऑर्डर के लिए तुरंत कच्चा माल मार्केट से नगद पैसा देके प्राप्त कर सकते हैं और श्रमिकों की भी संख्या बढ़ा सकते हैं और हम बड़े से बड़े ऑर्डर को भी पूरा करके अनुकूल अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जब हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है तो संचालक और प्रबंधकों पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये रहता है कि हम हर कार्य कर सकते हैं। उनका पूरा ध्यान नियोजन और फ्यूचर प्लान में लगा रहता है क्योंकि वक्त पर उनके पास पर्याप्त पैसा होता है। श्रमिकों का भुगतान कर देते हैं, अपने ऋणदाताओं का भुगतान कर देते हैं, कच्चे माल का भुगतान कर देते हैं, कोई उनके द्वार पर उधार मांगने वाला नहीं आता। तो ऐसी दिशा में उनका आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि होती चली जाती है और वहाँ पे कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी मनोबल प्रबंधकों के साथ साथ ऊंचा रहता है। नेक्स्ट, स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है तो हम समय पे कच्चा माल, समय पे लेबर उपलब्ध करा देते हैं। तो जब मशीन की जो भी उत्पादन क्षमता है उसको माल पूरा मिल रहा है, उसको चलाने वाले श्रमिक मिल रहे हैं, तो हम उत्पादन पूरा कर रहे हैं, मशीन का 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमें स्थायी संपत्तियों की भी पूरी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। यदि हमारे पास कच्चा माल है, कम है, तो हम 50% 40% जितना माल होगा उतनी ही मशीन हम चलाएंगे। और यदि मान लो हमने समय पे श्रमिकों का भुगतान नहीं किया तो वो कार्य पे नहीं आएंगे, कार्य नहीं करेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। तो ऐसी दिशा में उस मशीन का हम उस दिन संचालन नहीं कर पाएंगे जिससे संबंधित मजदूर नहीं आया है। इसलिए व्यवसाय के अंदर पर्याप्त कार्यशील पूंजी का बहुत महत्व है। लेकिन दूसरी तरफ एक और स्थिति होती है कि हमारे पास मान लीजिए आवश्यकता से अधिक कार्यशील पूंजी है तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे, अर्थात हम इसे कहें अनावश्यक कार्यशील पूंजी है तो उसका क्या प्रभाव आएगा। यदि हमारे पास अनावश्यक ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी है, तो हम अनावश्यक रूप में स्टॉक का संग्रह कर लेंगे। अनावश्यक रूप में स्टॉक का संग्रह करने पर उसका धीरे धीरे क्षय हो जाता है। जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूखती चली जाती है। जैसे गेहूं का भंडारण कर लिया तो वो धीरे धीरे सूखता है, कोयले का कर लिया तो धीरे धीरे मिट्टी में बदलता रहता है। चोरी का डर रहेगा, हानियों में वृद्धि होने का डर रहेगा। जब हम ज़्यादा मात्रा में स्टॉक रखेंगे तो उस पर हमें ज़्यादा लोग उसकी निगरानी में रखना पड़ेगा, तो उनके वेतन का भी भार हमारे पास आएगा। और सेकंड है हमारा दोषपूर्ण साख नीति होती है। यदि अत्यधिक कार्यशील पूंजी हमारे फर्म में उपस्थित रहती है तो ये एक दोषपूर्ण साख नीति है, क्योंकि इससे संग्रह अवधि में जो हमारा ऑपरेशन साइकिल है वो ढीला हो जाएगा और उसके दूषित परिणाम ये आएंगे कि फर्म पर ऋणों का भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें जिससे पैसा लेना है, पैसा होने के कारण हम ध्यान नहीं देंगे और हमारे ऋणदाताओं को हम अतिरिक्त समय देते जाएंगे और उसके कारण हमारे डूबत ऋण बढ़ते चले जाएंगे। प्रबंधकीय अकुशलता का परिचायक होता है अत्यधिक कार्यशील पूंजी, क्योंकि यदि कोषों का पूर्णतः प्रबंध किया जाता तो हम एक्यूरेट वर्किंग कैपिटल रखते, और यदि हमने उससे ज़्यादा पूंजी रखी है तो उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हमारी मितव्यता उससे कम होती चली जाएगी। लाभदायकता पे प्रभाव पड़ेगा यदि हमने अत्यधिक कार्यशील पूंजी का रखा, क्योंकि अतिरिक्त राशि यदि हम वर्किंग कैपिटल में ना रख के कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो हमें इंटरेस्ट पे लाभांश डिविडेंड मिलता, या बैंक में रख देते तो हमें ब्याज मिलता, हमें उसकी हानि होगी जिससे हमारे लाभ कम होंगे। अंशधारियों में असंतोष होगा, क्योंकि अंशधारियों का पैसा कंपनी में लगा हुआ होता है और अत्यधिक कार्यशील पूंजी यदि हम रखते हैं तो अंशधारी ये समझते हैं कि उनके विनियोग पे जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि अतिरिक्त पैसे से हर तरफ ढीलापन आ जाता है और अंशों के मूल्य कम होने की संभावना रहती है।
और जिसका लाभ सीधा सीधा अंशधारियों को नुकसान के रूप में उठाना पड़ता है। सट्टात्मक प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि अत्यधिक कार्यशील पूंजी है तो हम अनाप शनाप माल करके गोदाम में भर लेते हैं, सोचते हैं कि जब मूल्य बढ़ जाएगा तब हम उसे निकालेंगे, हमें पैसे की तो आवश्यकता नहीं है। और कई बार ये नीति गलत हो जाती है। हमने आगे का कीमत का निर्धारण करके माल को स्टॉक में जमा कर लिया और किसी कारण से यदि हमारा वो अनुमान गलत निकल जाता है तो व्यवसाय को भारी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी होनी चाहिए। लाओ